You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. With this amazing quote, let us start with a new topic, that is eclampsia. ऑप्स का टॉपिक है, मेडिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो अ हाई हील टॉपिक फॉर आर एग्जाम्स. तो इसमें बेसिक हेडिंग्स तो मैं आपको बता दूंगी जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है, बट देर आर फ्यू स्लाइड्स जो आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए है कि इसको मैनेज कैसे करें. बिकॉज एक्लेम्शिया इतना प्रेवलेंट है इंडिया में, सो वी नीड टू नो कि इसको मतलब डायग्नोज कैसे करना है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा एंड कैसे इसको मैनेज करना है. So let us start with first definition. Now if you want to know the definition of eclampsia, you must be knowing the definition of preeclampsia, which you can see in my previous YouTube videos because I have already discussed preeclampsia. And what happens is that eclampsia is a major complication of preeclampsia. जो प्री-एक्लेम्शिया का पेशेंट है जो कि हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनूरिया के साथ आ रहे थे, अगर उसमें सीजर्स भी प्रेजेंट हो जाए, सीजर्स या कोमा, देन हम उसको क्या कहेंगे, एक्लेम्शिया. सो बेसिकली प्री-एक्लेम्शिया व्हेन कॉम्प्लिकेटेड विद ग्रैंड मॉल सीजर्स लाइक GTCT, like that is generalized tonic-clonic convulsions, and या or coma is called eclampsia. While in the developed countries its prevalence is far and few, but in the developing ones, particularly in the rural areas, it is still high and contributes significantly to the maternal deaths. क्या मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पे तो इसका प्रेवलेंस इतना नहीं है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है फॉर एग्जांपल इंडिया, वहाँ पे भी रूरल एरियाज़ में स्पेशली एक्लेम्शिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं एंड एक्लेम्शिया की वजह से काफ़ी सारी मेटर्नल डेथ्स हो चुकी है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हमें एक्लेम्शिया के बारे में पता होना चाहिए, उसके मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस द मेटर्नल डेथ्स. नाउ इट इज़ मोर कॉमन इन प्राइमरी ग्रेविड, 5 times more common in twins than in singleton pregnancies, and occurs between 36 week and term in more than 50% of the cases. मतलब कि जो हमारी प्राइमरी ग्रेविड वुमेन है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, उनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी ग्रेविडा. एंड 5 times more common in twins, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो होती है उसमें भी ज़्यादा देखा जाता है. एंड जो हमारे टर्म के आसपास होते हैं ना, जैसे 36 वीक, 37, उन केसेस में 50% ऑफ द केसेस उसी वीक में आते हैं. सो लेट्स डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी जो है वो सेम एज इट इज़ प्री-एक्लेम्शिया जैसे ही है, बट इट इज़ मोर इंटेंसिफाइड बिकॉज एक्लेम्शिया इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ प्री-एक्लेम्शिया. देयरफॉर जो प्री-एक्लेम्शिया की इटियोपैथोलॉजी होगी, जो पैथोफिजियोलॉजी होगी, वो भी सेम ही होगी पर ज़्यादा सीवियर फॉर्म की होगी. So eclampsia is a severe form of preeclampsia. Therefore, histopathological and biochemical changes are similar, although intensified than those of preeclampsia. तो अगर थोड़ा ओवरव्यू आपको वापस दे दूँ, वैसे तो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बट ओवरव्यू देने के लिए प्री-एक्लेम्शिया में क्या हो रहा था, जैसे ये नॉर्मल इंडिविजुअल का ब्लड वेसल है एंड ये प्री-एक्लेम्शिक इंडिविजुअल की ब्लड वेसल है. तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में वेजोडाइलेटरी फैक्टर्स हमारे वेसल्स को डायलेट करके रखते हैं. तो जैसे PGI2, PGE2, BEGF, NO, ये सारे हमारा वेजोडाइलेटेशन बढ़ा के रखेंगे. इससे ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, यूट्रोप्लासेंटल ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग एंड प्लेटेड एग्रीगेशन के चांसेस क्या है, कम. तो ये क्या था, नॉर्मल इंडिविजुअल. बट प्री-एक्लेम्शिक पेशेंट में जहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंड वेजोस्पैज्म. क्यों? बिकॉज ऑफ वेजोकंस्ट्रक्टर्स लाइक थ्रोम्बोक्सिन A2, साइटोकाइंस, एंडोथेलिन 1, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे वेजो कंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि वेजोस्पैज्म करा रहे हैं. अब इस चीज़ की वजह से हाइपरटेंशन, ऑर्गन परफ्यूजन कम हो जाएगा, जैसे यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी, तो उसमें IUGR हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन. किडनीज पे भी एक्ट करेगा, लिवर पे भी एक्ट करेगा. जब वो ब्रेन में एक्ट करेगा और सीजर्स होंगे तब हम क्या बोलेंगे, एक्लेम्शिया. ठीक है. एंड एंडोथेलियल डिसफंक्शन भी हो रहा था. एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से लीक हो जाएगा, लीक में फ्लूइड निकलेगा, प्रोटीन्स निकलेंगे, उसकी वजह से एसाइटिस, पल्मोनरी एडिमा, प्रोटीन्यूरिया, प्लूरल एफ्यूजन, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी. सो इटियोपैथोलॉजी इज द सेम एज प्री-एक्लेम्शिया बट इट इज़ इन अ मोर सीवियर फॉर्म. अब हम देखते हैं कॉज ऑफ कन्वर्जेंस, कि वो जो कन्वर्जेंस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या कॉज है उनका.
तो बेसिकली जो हमारा वेसल्स था वो वेजोस्पैज्म हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्टर्स। तो जब वेजोस्पैज्म हो जाएगा ब्रेन की वेसल्स का, स्पैज्म ऑफ द सेरिब्रल वेसल्स, उससे क्या होगा? वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। एंड इस चीज़ की वजह से ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या हो जाएगा ब्रेन का? कम। एंड देयरफॉर इट विल लीड टू एनॉक्सिया, हाइपोक्सिया, इस्चीमिया। ठीक है, तो ये पहली चीज़ थी। सेकेंड चीज़ है सेरिब्रल एडिमा। ये क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से जो लाइनिंग है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, तो लीक्स होंगे तो एडिमा होगा। अब इसी सेरिब्रल एडिमा की वजह से भी सेरिब्रल डिसरिथमिया हो रहा था। एंड ऑल्सो देर इज एक्सेसिव रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक ग्लूटामेट. So these are the causes of convergence. Now let us see the onset of fits. जो हमारे ये सीरियस फिट्स आ रहे हैं ये बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं. मोर देन 50% ऑफ द केसेस में थर्ड ट्राइमेस्टर वाले टाइम पे आ रहे हैं. नाउ इट कैन बी एंटीपार्टम 50%, मतलब कि बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर. इंट्रापार्टम 30%, मतलब कि फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग लेबर. पोस्टपार्टम 20%, फर्स्ट टाइम इन द पुरपुरल पीरियड. और एंटीनेटल भी हो सकता है, जब पेशेंट कॉन्शियस भी हो जाए रिकवरी के बाद, प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी करे, उसके बाद हमारे वापस आ रहे हैं, तो इंटर करेंट या एंटीनेटल. सो दीज आर द ऑनसेट ऑफ फिट्स. तो थोड़ा और सेरिब्रल पैथोलॉजी के बारे में जानते हैं कि जब हमारा ये वेजोस्पैज्म एंडोथेलियल डिसफंक्शंस हो रहा था, तो वेजोस्पैज्म की वजह से कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल एरिया पे यहाँ पे इन्फाक्शन एंड हैमरेज एंड एडिमा, ये तीन चीज़ें हमारी देखी जा रही है. ठीक है, जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन और वेजोस्पैज्म था उसकी वजह से कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल एडिमा, इन्फाक्शन एंड हैमरेज एंड हाइपोक्सिया, इस्चीमिया और एडिमा की वजह से बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही थी. ठीक है, तो सेवरल न्यूरो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, लाइक EEG, CAT, cerebral doppler velocimetry, MRI angiography. They all reveal the presence of edema or infarctions. तो जो हमारा एंडोथेलियल डिसफंक्शंस, वेजोस्पैज्म हो रहा था, इसकी वजह से एडिमा, इन्फाक्शन, हैमरेज, हाइपोक्सिया, इस्चीमिया हो रहे हैं. ये सारे हम न्यूरो डायग्नोस्टिक टेस्ट में देख सकते हैं. Cerebral imaging is indicated when there is focal neurological deficits, prolonged coma और atypical presentation for eclampsia. तो जब हमारे focal neurological deficits देखेंगे या atypical eclampsia होगा तब हम cerebral imaging करवाएंगे. तो ये तीन जो स्लाइड्स थी, कॉज ऑफ कन्वर्जेंस, ऑनसेट ऑफ फिट्स और सेरिब्रल पैथोलॉजी, ये थोड़ा आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, एग्जाम में अभी नहीं लिखना है. ठीक है, तो हमने देखा था कि प्री एक्लेम्पशिया में इट इज़ अ मल्टी सिस्टम या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा था. तो वैसे ही सेम एक्लेम्पशिया में भी आपका CVS, आपका हेमाटोलॉजिकल मतलब ब्लड, आपका रीनल मतलब किडनी, CNS, हिपैटिक मतलब लिवर, ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही थी. अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे. तो क्लिनिकल फीचर्स में जो सीजर्स और फिट्स आ रहे हैं ये बेसिकली 4 स्टेजेस में है. एक तो है प्री मॉनिटरी, एक है टोनिक क्लोनिक, मतलब टोनिक फिर क्लोनिक एंड फिर लास्ट क्या है हमारी स्टेज ऑफ कोमा. सो प्री मॉनिटरी स्टेज में क्या हो रहा है? पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस एंड देयर इज ट्विचिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस, टंग्स एंड लिम्स. आईबॉल्स रोल or are turned to one side and become fixed, and this stage lasts for about 30 seconds. So basically pre-monitory stage में जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो रहा है, उसकी जो फेस, टंग्स, लिम्स है उसकी मसल थोड़ी ट्विच कर रही है, आई बॉल्स रोल्स कर रही है, देन फिक्स हो रही है. तो 30 सेकेंड्स तक आपकी प्री मॉनिटरी स्टेज देखी जाती है. उसके बाद आती है हमारी टोनिक स्टेज. टोनिक स्टेज में टोनिक स्पैज्म में जा रही है पूरी बॉडी. जो ट्रंक है वो ऑपिस्टोटोनस मतलब फ्लेक्स्ड पोजीशन, पूरा ट्रंक जो है एकदम फ्लेक्स हो जाएगा, लिम्स भी फ्लेक्स हो रहे हैं, हैंड्स भी क्लेंच्ड हो रहे हैं. तो ये पूरी टोनिक स्टेज है, टोनिक स्पैज्म है. रेस्पिरेशन स्टॉप्स एंड द टंग प्रोट्रूड्स बिटवीन द टीथ एंड साइनोसिस अपीयर्स, आईबॉल्स बिकम फिक्स्ड. दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स. ठीक है, ये जो क्लिनिकल फीचर में स्टेजेस है ना, अभी के लिए तो आप सिर्फ स्टेजेस के नाम कर लो, बट आप जान लो कि इसमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है. ठीक है, बट नाम भी काफ़ी है. तो प्री मॉनिटरी स्टेज, टोनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज. अब क्लोनिक स्टेज में क्या हो रहा है? जो भी वॉलंटरी मसल्स थी दे अंडरगो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. The twitching start in the face, then involve one side of the extremities, and ultimately the whole body is involved in the convulsion. Biting of the tongue occurs.
ब्रीदिंग इज स्टर्टोरस, मतलब कि बहुत ही लेबर्ड ब्रीदिंग है, नॉइजी ब्रीदिंग है. एंड ब्लड स्टेन फ्रॉटी सिक्रेशंस फिल द माउथ, साइनोसिस ग्रेजुअली डिसअपियर्स एंड दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 to 4 minutes. तो प्री मॉनिटरी 30 seconds, टोनिक 30 seconds, क्लोनिक 1 to 4 minutes. लास्ट आती है हमारी स्टेज ऑफ कोमा. इट में लास्ट फॉर अ ब्रीफ पीरियड और इन अदर्स डीप कोमा परसिस्ट टिल अनदर कन्वर्जन. तो या तो ये थोड़े टाइम तक रहेगा या फिर जो तब तक रहेगा जब तक दूसरा कन्वर्जन नहीं आता. तो मतलब काफ़ी टाइम के लिए कोमा रह सकता है. द पेशेंट अपेयर्स टू बी इन कन्फ्यूज स्टेट फॉलोइंग द फिट एंड फेल्स टू रिमेंबर द हैपनिंग्स. क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो कन्फ्यूज स्टेज में रहता है. ठीक है. तो क्लिनिकल फीचर्स में बेसिकली क्या था, 4 स्टेजेस थी फिट्स की: प्री मॉनिटरी, टोनिक, क्लोनिक और कोमा. The fits are usually multiple, recurring at varying intervals. When it occurs in quick succession, it is called status epilepticus. And following the convergence, the temperature usually rises, pulse and respiration rates are increased, and so also the blood pressure. तो temperature, pulse, respiration rate और blood BP ये सब हमारे बड़े में मिलेंगे. Urinary output is markedly diminished, proteinuria is pronounced, and blood uric acid is raised. ठीक है. तो ये भी हमारे क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं. अब जैसे इमेज में देख लो, प्री क्लेम्शिया वाले पेशेंट में भी और एक्लेम्शिया वाले पेशेंट में भी. तो यहाँ पे वेट गेन हो रहा था, ऑप्थैल्मिक फीचर्स आ रहे थे, ब्लड स्मेयर, हिमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ आ रही थी, हमारी किडनीज अफेक्टेड है, हमारा प्रोटीन इन यूरिन अफेक्टेड है, हमारी बीपी अफेक्टेड है. देन ब्रेन, जब ये हमारे एक्लेम्शिया में इफेक्ट हो जाते हैं, ब्रेन पैथोलॉजी एंड सीजर्स. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एक्लेम्शिया पेशेंट. इसके डीडी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें क्या लिखना है, एपिलेप्सी, हिस्टेरिया, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, पुरपुरल सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, पॉइजनिंग, सेरिब्रल मलेरिया एंड इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स. तो ये डीडी में आप इसको याद रखो. एंड अब आती है हमारी कॉम्प्लिकेशंस. तो कॉम्प्लिकेशंस में हमारी इंजरीज लाइक टंग बाइट, इंजरीज ड्यू टू फॉल फ्रॉम बेड, बेड सोर, क्योंकि जब कन्वर्जन आ रहे थे तो टंग बाइट करने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे ना. देन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन जैसे एडिमा हो रहा था, निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, ARDS हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, ऐसी कार्डियक फेलियर, रीनल फेलियर, ठीक है, हेपेटिक नेक्रोसिस, सेरिब्रल एडिमा, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट्स, ऑप्थैल्मोस्कोपिक जो हमारा है डिस्टर्ब विजन, ठीक है, रेटिना हमारा ख़राब हो सकता है. देन हेमाटोलॉजिकल में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, DIC और पोस्टपार्टम टाइम में शॉक या पोस्टपार्टम में सेप्सिस या साइकोसिस. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस. अब इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है. सो व्हाट आर द कॉज ऑफ डेथ, मिटरनल कॉजेज. मिटरनल में क्या कॉजेज होंगे, जैसे कार्डियक फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, एस्पिरेशन निमोनिया, सेरिब्रल हेमरेज, एक्यूट रीनल फेलियर, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ARDS, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पोस्टपार्टम शॉक, पुरपुरल सेप्सिस. इतने सारे 10 कॉजेज हैं हमारे यहाँ पे मेटर्नल की डेथ कराने के लिए. दैट इज़ वाई हम एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्लेम्शिया को जल्दी से अर्ली डायग्नोसिस करें, उसका ट्रीटमेंट करें एंड प्रिवेंट करें ये सारी कॉम्प्लिकेशन, जिससे मेटर्नल डेथ्स क्या हो सके, कम. तो कॉज ऑफ डेथ इन फीटस, फीटल में क्या कॉजेज होंगे, प्री मेच्योरिटी के हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस हो या इंड्यूस्ड हो, इंट्रायूट्राइन एस्फैक्सिया ड्यू टू प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, क्योंकि हमने देखा था जब वेजोस्पैज्म हो रहा था तो यूट्रोप्लासेंटल ब्लड फ्लो क्या हो रहा था, कम. इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स यूज टू कंट्रोल कन्वर्जेंस, जो हम मेडिसिन चलाएंगे मे बी उनकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हो के फीटस की डेथ हो जाए, और ट्रॉमा ड्यूरिंग द ऑपरेटिव डिलीवरी. अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, मैनेजमेंट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे. तो बेसिकली आपको पहले बता दूँ, एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये मतलब मेडिकल मैनेजमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट ये 2 ही लिखने हैं, बट इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि कैसे मैनेजमेंट करना है. तो मैनेजमेंट में पहला चीज़ आती है कि प्रिवेंशन. अगर प्रिवेंशन हम कर सकते हैं उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं. सो द प्रिवेंशन ऑफ द एक्लेम्शिया रेस्ट ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट विद टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्री एक्लेम्शिया. मतलब कि जब हमें पता है कि पेशेंट प्री एक्लेम्शिया का है, हम तभी उसको ट्रीट करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट क्यों नहीं कर देते, हम क्यों वेट कर रहे हैं कि वो आगे कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप करे. तो इट्स बेटर कि हम प्री एक्लेम्शिया के टाइम पे ही अर्ली डिटेक्शन, इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करें. Now eclampsia may present in atypical ways, hence it is at times difficult to predict.
बिकॉज हर समय मतलब एक पर्टिकुलर फीचर्स लेके नहीं होता है, एटिपिकल वेज भी होते हैं, एटिपिकल एक्लेम्शिया भी होता है. But use of antihypertensive drugs, prophylactic anti-conversion therapy and timely delivery are important steps. पर हमें हाइपरटेंशन को तो की ड्रग्स तो देनी ही देनी है, कन्वर्जन्स की ड्रग्स तो देनी ही देनी है, और डिलीवरी भी करानी ही करानी है. These three are basically the more important steps. अब क्लोज मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लेबर एंड 24 आवर्स postpartum is also important in the prevention of eclampsia. ठीक है, तो हमें क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है लेबर के टाइम पे और पोस्टपार्टम पीरियड पे भी. मैकबेथ ट्रायल शोड प्रोफाइलेटिक यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट विच लोअर्स द रिस्क ऑफ एक्लेम्शिया. अभी हम आगे देखेंगे कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये ना ड्रग ऑफ चॉइस है कन्वर्जेंस के लिए, एंड इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है और कैसे बहुत ही अच्छा काम करता है. अनफॉर्चुनेटली 30 to 85% ऑफ द केसेस ऑफ एक्लेम्शिया रिमेन अनप्रिवेंटेबल. सो इसलिए थोड़ा प्रिवेंशन का इतना पार्ट क्लियर नहीं है, बट हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स और टाइमली डिलीवरी और प्री एक्लेम्शिया का पहले से ही अच्छे से ट्रीटमेंट ये करना थोड़ा ज़रूरी है. अब हम देखते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. सो एक्लेम्शिया शुड बी मैनेज इन अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स जनरल केयर ऑफ द पेशेंट टू अरेस्ट द कन्वर्जन्स, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन एंड टू एक्सपीडिएट डिलीवरी. एक्सपीडिएट डिलीवरी मतलब कि जितना जल्दी डिलीवरी हो सके उतना जल्दी हमें करानी है. नाउ क्या थे हमारे प्रिंसिपल्स कि एक तो पेशेंट का जनरल मैनेजमेंट, जनरल केयर, हमें कन्वर्जेंस को कम करना है, अरेस्ट करना है, रोक देना है उनको, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है और डिलीवरी करानी है. अगर आप इसी को इस इमेज में देखोगे, मेंटेन द ABC दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. ऑक्सीजन देनी है, कन्वर्जेंस को अरेस्ट करना है, वेंटिलेटरी सपोर्ट देना है अगर रिक्वायर्ड है तो, इंजरी प्रिवेंट करनी है कि कुछ इंजरी ना हो, और हीमोडायनेमिक स्टेबलाइजेशन मतलब BP कंट्रोल करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करेंगे, डिलीवरी करवाएंगे विद इन 6 to 8 आवर्स, प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस एंड द पोस्टपार्टम केयर मतलब इंटेंसिव मॉनिटरिंग. नाउ दीज वर द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. अब हम देखते हैं कि जनरल मैनेजमेंट, स्पेसिफिक मैनेजमेंट, मतलब ये जनरल और स्पेसिफिक दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट. अब एक तो मेडिकल मैनेजमेंट होता है और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट. तो पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल मैनेजमेंट. जनरल मैनेजमेंट में हमें सपोर्टिव केयर देनी है जिसमें हमें प्रिवेंट करना है कि कोई और इंजरी ना हो जाए, कोई फॉल ना हो, इंजरी फ्रॉम फॉल. And she is kept in the lateral decubitus position to avoid aspiration. To maintain the airway, vomitus and oral secretions are removed by suctioning. And to ensure oxygenation, maintain through a face mask and monitor through a pulse oximeter. अब हम उसे ऑक्सीजनेशन देंगे फेस मास्क से और इसको पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर करते रहेंगे. सो दीज वर द सपोर्टिव केयर. फिर हम एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे कि कब आए थे फिट्स, कितनी देर तक रहे थे फिट्स, क्या क्या ड्यूरेशन थी, फिर कितने इंटरवल में आए, तो ये सारी डिटेल हिस्ट्री लेनी है. नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन जिसमें जनरल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, विजाइनल एग्जामिनेशन. जल्दी से हमें तब कर लेना है जब सब कुछ स्टेबलाइज हो. एंड देन यूरिन एनालिसिस करवाना है. फिर आता हमारा मॉनिटरिंग कि हाफ आवर्ली पल्स, रेस्पिरेशन रेट, BP ये सब रिकॉर्ड करके रखना है और आवर्ली यूरिनरी आउटपुट भी नोट करना है. यूट्रस को पैल्पेट करना है रेगुलर इंटरवल पे टू डिटेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड ऑल्सो द फीटल हार्ट रेट. एंड इमीडिएटली आफ्टर अ कन्वर्जन फीटल ब्रेडिकार्डिया कॉमन होता है. तो ये एक ऐसी पॉइंट था कि आफ्टर कन्वर्जेंस ब्रेडिकार्डिया देखा जाता है, तो हमें मॉनिटरिंग करनी है सारी. फ्लूइड बैलेंस देखना है जिसमें हम क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस देंगे, रिंगर्स लैक्टेट विच इज़ द फर्स्ट चॉइस. एंड देन टोटल फ्लूइड शुड नॉट एक्सीड द प्रीवियस 24 आवर्स यूरिन आउटपुट प्लस 1000 ml. ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है. देन हमें एंटीबायोटिक देनी टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम IV ट्वाइस डेली इज गिवन. तो एंटीबायोटिक क्यों हम दे रहे हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. सो ये क्या था हमारा जनरल मैनेजमेंट जिसमें हम पेशेंट का सपोर्टिव केयर कर रहे थे, डिटेल्ड हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, मॉनिटरिंग, फ्लूइड बैलेंस और एंटीबायोटिक्स. ये हमारा क्या था, जनरल मैनेजमेंट. फिर आता है हम स्पेसिफिक मैनेजमेंट में जिसमें हम एंटी कन्वर्जन रेजिम देंगे कन्वर्जेंस के लिए, हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड अगर कोई भी और कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है तो उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग्स देंगे. तो कन्वर्जेंस के लिए हम देंगे एंटी कन्वर्जन रेजिम जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस. अब इसके 2 रेजिम होते हैं, इंट्रामस्कुलर और IV. इंट्रामस्कुलर में जैसे हम 5 ग्राम इन ईच बटक
और 5 ग्राम हमारी मेंटेनेंस डोज जिसमें हम 4 आवर्ली देंगे। इंट्रावेनस में लोडिंग डोज होगी 4 to ग्राम IV, स्लो ओवर 15 to 20 मिनट्स, और मेंटेनेंस में 1 to 2 ग्राम पर आवर IV इन्फ्यूजन। सो दिस इज द स्पेसिफिक मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक मैनेजमेंट फॉर कन्वर्जेंस एंटी कन्वर्जन रेजिम, जिसमें हम क्या दे रहे थे, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अब MgSO4 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, इट एक्ट्स एज अ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर एंड न्यूरो प्रोटेक्टर। ये रिड्यूस करता है मोटर एंड प्लेट की सेंसिटिविटी को एसिटाइल कोलिन से। ये हमारे न्यूरोनल कैल्शियम इन्फ्लक्स को भी ब्लॉक करता है, और सेरिब्रल वेजोडाइलेटेशन, क्योंकि वेजोस्पाज्म हो रहा था ना, वेजोडाइलेटेशन कराएगा, यूट्राइन आर्टरीज को भी डायलेट कराएगा, एंड इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंडोथेलियल प्रोस्टासाइक्लिन एंड इनहिबिट्स द प्लेटलेट एक्टिवेशन। मतलब जो भी हमारी इडियोपैथोजेनेसिस में हो रहा था ना, उसको क्या करेगा, रिवर्स। इट हैज़ नो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द न्यूनेट एंड विद इन थेरेप्यूटिक लेवल। तो अगर हम उसको एक थेरेप्यूटिक लेवल में देंगे, उसका जितना डोज है उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, उससे कम नहीं देंगे, तो न्यूनेट पे भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। जो कि होता है, हमने देखा था ना एक बार कि जब हम एक्लेम्शिया के ट्रीटमेंट में ड्रग्स देंगे तो वो न्यूनेटल डेथ भी करा सकती है, पर अगर मैग्नीशियम सल्फेट को हम थेरेप्यूटिक लेवल में दें तो ये न्यूनेट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इट हैज़ गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट विद मेटर्नल मोर्टैलिटी ऑफ 3%। तो इसमें मेटर्नल मोर्टैलिटी भी बहुत कम है, बट इट डज नॉट कंट्रोल हाइपरटेंशन, इसलिए हमें हाइपरटेंशन की ड्रग्स अलग से देनी होती हैं। तो MgSO4 का यही था सारा काम। अदर रेजिम्स आर लिटिक कॉकटेल, जिसमें क्लोरप्रोमाजीन, प्रोमेथाजीन, पेटाडीन, डायजेपाम, फिनेटोइन, हम ये सब दे सकते हैं। पर इनके कंपैरिजन में MgSO4 के कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि इट कंट्रोल्स इफेक्टिवली विदाउट एनी डिप्रेशन इफेक्ट टू द मदर और द इन्फेंट, it reduced the risk of the recurrent convulsions, it significantly reduced the maternal death rate, and it also reduced the perinatal mortality rate. Therefore ड्रग ऑफ चॉइस कौन हुई, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अब मैनेजमेंट ड्यूरिंग फिट, अगर किसी को फिट आ रहा है तब आप क्या करोगे, ये सारा ना थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए है, एग्जाम पर्पज़ के लिए नहीं है। एग्जाम पर्पज़ के लिए आपको एक टेबल बाद में दिखा दूंगी, बट दिस इज़ फॉर द एक्सप्लेनेशन कि अगर सही में पेशेंट आएगा तो क्या देना है और वो क्यों देना है। तो मैनेजमेंट ड्यूरिंग फिट, in the pre-monitory stage a mouth gag is placed in between the teeth to prevent a tongue bite, क्योंकि जब फिट आ रहा था तो टंग के बाइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए हम एक माउथ गैग डाल देंगे अंदर, एंड शुड बी रिमूव्ड आफ्टर द क्रोनिक फेज इज ओवर, and the air passage to be cleared of the mucus with the mucus agar. The patient's head it to be turned to the one side, pillow is taken off, raising the foot of the end of the bed, which facilitates the postural drainage of the upper respiratory tract. Basically क्या फंडा है कि हमें उसकी टंग बाइट नहीं होने देनी है, हमें उसका एयर पैसेज खुला हुआ रखना है, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन अंटिल साइनोसिस डिसअपियर्स। तो जब फिट आएगा हमें ये 3-4 चीज़ें करनी है। अब हमने एक क्या दिया था, एंटी कन्वर्जेंस के लिए, मतलब कन्वर्जेंस के लिए हमने ड्रग्स दी थी एंटी कन्वर्जेंस, अब हम देंगे एंटी हाइपरटेंसिव हाइपरटेंशन के लिए। अगर उसको पल्मोनरी एडिमा है तो डायूरेटिक, अगर उसको स्टेटस एक्लैम्प्टिकस है तो हम थायोपेंटोन सोडियम 0.5 ग्राम। अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एंटीबायोटिक, रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस। ऑक्सीजनेशन या फिर डिजिटालिस किसके लिए, हार्ट फेलियर के लिए। हाइपरपायरेक्सिया है तो एंटीबायोटिक्स और कोल्ड स्पॉन्जिंग। साइकोसिस है तो क्लोरप्रोमाजीन, और इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग तो करनी है। तो ये क्या थे हमारे स्पेसिफिक मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एंटी कन्वर्जन रेजिम और एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक्स, थायोपेंटोन सोडियम। ये डिपेंड करता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी स्पेसिफिक ड्रग। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्या लिखना है, बस इतना सा। ये है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट और ये हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट। ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, इसमें सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प, सबसे पहले कम्युनिकेशन आपको अच्छी आनी चाहिए। पेशेंट आपके पास आएगा, फिट्स लेके आएगा, सीजर्स लेके आएगा, यू शुड कॉल फॉर हेल्प। टू पुट अ पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, क्यों, क्योंकि एस्पिरेशन हमें यहाँ पे नहीं होने देना है। ओरल एयरवे को मेंटेन करो, ऑक्सीजन इनहेलेशन, IV लाइंस 1 to 2 वाइट बोर कैनुला लगाओ, फोलिस कैथेटर, यूरोमीटर, मॉनिटर द O2 सैचुरेशन बाय पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें XPO2 आप देखना 95% से ज़्यादा ही होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ सीजर्स, क्या देनी थी, मैग्नीशियम सल्फेट देना था। कौन से रेजीम्स थे, 2 रेजीम्स थे, कौन कौन से, IM और IV। ठीक है, मॉनिटर करो वाइटल्स को, फीटस के स्टेटस को, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, वो थेरेप्यूटिक लेवल में है या नहीं है। कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें आप लैबेटोलॉल, हाइड्रोलाजीन दोगे। फ्लूइड्स में क्रिस्टलॉइड्स,
या कोलॉइड्स, मेनली हम क्रिस्टलॉइड्स देते हैं। सक्शन करोगे, ओरोफेरेंजियल सक्शंस, पल्मोनरी डायूरेटिक्स देंगे। इन्वेस्टिगेशंस लिखोगे कौन कौन सी, CBC, AST, ALT, LDH, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिनोलाइसिस फॉर प्रोटीन, ये सब चीज़ें क्या देखने के लिए, किडनी का फंक्शन देखने के लिए, लिवर का फंक्शन देखने के लिए, हिमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए। तो ये इन्वेस्टिगेशंस लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा सारा क्या था, मेडिकल मैनेजमेंट। इन ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए, यही आप एग्जाम में लिखिए। अब आते हैं हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल रेजोल्यूशन ऑफ सीजर्स, पेशेंट स्टेबल। सबसे पहले पेशेंट के वाइटल्स सब कुछ चेक करो, मॉनिटर करो, उसको स्टेबलाइज करो। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एंटी कन्वर्जेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसकी ड्रग्स। फिर हम कराएंगे ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट, जिसमें हम पहले ही पेशेंट का असेसमेंट और फीटल स्टेटस का असेसमेंट हम करके रखेंगे। अब दो चीज़ें, या तो वो पेशेंट लेबर में है या फिर वो पेशेंट लेबर में नहीं है। अगर वो पेशेंट लेबर में है, जो कि मेजॉरिटी केसेस होता है, क्योंकि हमने बोला था एक्लेम्शिया कब हो रहा है, थोड़ा टर्म के आसपास हो रहा है, ठीक है, 36 वीक 37 वीक, तो लेबर के टाइम पे मेजॉरिटी केसेस आते हैं। तो हमें क्या कराना है, बस डिलीवरी करानी है। अब चाहे तुम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करो, ऑक्सीटोसिन दो, फोर्सेप्स या वेंटोस डिलीवरी करवाओ, या फिर अगर कोई इंडिकेशन प्रेजेंट है तो सिजेरियन सेक्शन कराओ, पर हमें क्या करानी है, डिलीवरी। और डिलीवरी के बाद न्यूनेटल रिससिटेशन, एनजीओ फॉर कंटिन्यूड न्यूरो रेडियोलॉजिक इमेजिंग, और यहाँ पे इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग, ठीक है। अगर वो लेबर में नहीं है तो लेबर में आप देखो कि क्या उसके फिट्स कंट्रोल्ड है या फिट्स कंट्रोल्ड नहीं है। अगर उसके फिट्स कंट्रोल्ड है तो फिर आप बेबी को असेस करो, बेबी टर्म है या प्री टर्म है या डेड है। डेड है तो फिर इंडक्शन ऑफ लेबर करा के डिलीवरी करा दो। अगर टर्म है तो डिलीवरी कराओ, भाई प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का जेल लगाओ, ARM लगाओ, ऑक्सीटोसिन करो, डिलीवरी। या फिर CS के हमारे इंडिकेशन है तो CS करा दो। और अगर प्री टर्म है तो पहले स्टेरॉइड दो। स्टेरॉइड क्यों, क्योंकि उसकी लंग मेच्योरिटी करनी है, जिससे सर्फेक्टेंट आ जाए, वो मतलब मेनली फॉर लंग मेच्योरिटी। तो प्री टर्म बच्चा है तो स्टेरॉइड्स दो, फिर डिलीवरी करा दो, और जैसे इंडक्शन कराना है तो या CS कराना है, कैसे भी करके डिलीवरी कराओ, ठीक है। और अगर फिट्स कंट्रोल नहीं है तो उसी टाइम डिलीवरी करो, CS करो, ख़त्म करो, ठीक है। तो बेसिकली इसका एक्लेम्शिया का मैनेजमेंट क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट, डिलीवरी, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया का मेन मैनेजमेंट क्या है, डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भी हमारा वो पेशेंट आएगा, सबसे पहले क्या करना था, उसको सीजर्स उसके स्टेबल करने थे, वाइटल्स उसके स्टेबल करने थे, मेडिकल मैनेजमेंट में लगाना था। फिर हम ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट और फीटस के स्टेटस को असेस करने के बाद। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्लेम्शिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, अपने रिव्यूज़ देना कि आपको समझ आया नहीं आया। इसको 4-5 हेडिंग्स में अच्छे से करना। डेफिनेशन, इटियोपैथोलॉजी इसमें आपको ये समझने के लिए थे, और ये कौन कौन से ऑर्गन से इफेक्ट होता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शंस है। क्लिनिकल फीचर्स में 4 स्टेजेस, प्री मॉनिटरी, टोनिक स्टेज, क्रोनिक स्टेज, कोमा स्टेज, ठीक है। एंड ये सारे हमारे सिम्टम्स थे, वेट गेन, BP हाई, यहाँ पे किडनी फेलियर, प्रोटीन यूरिया, ऑप्थेल्मिक्स, एबनॉर्मल हिमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स, एंड ब्रेन पैथोलॉजी, सीजर्स, ये DD याद रखना, एपिलेप्सी, हिस्टेरिया, एनकेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, देन कॉम्प्लिकेशंस, कॉज ऑफ डेथ्स, ठीक है। एंड ये हमारा लास्ट क्या था, general and specific medical management and obstetric management. So that was all for eclampsia. I hope you liked the video. Please like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.